हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रिएक्शन पढ़े थे एसिड और बेस के। उसमें एक नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट अभी रिएक्शन बाकी है, जो फोर्थ कंडीशन। ठीक है, रिएक्शन का चौथा टाइप। फोर्थ कंडीशन में क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। ठीक है, और उसके अलावा बेस का भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इसी तरह से मिलते जुलते कंडीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखिए मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन आप जानते भी होंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, और एक राख बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, वाइट ऐश बनता है, सफ़ेद कलर का राख। उसको पानी में घोल देंगे और उसमें फिर लिटमस पेपर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड टू ब्लू होता है तो क्या होता है? बेस। ठीक है, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल और ऑक्सीजन से बना हुआ जो भी कंपाउंड होता है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो जब एसिड का रिएक्शन हम लोग किसी मेटल ऑक्साइड से या अल्टीमल्टी कह सकते हैं बेस से करेंगे, तो क्या होगा वही देखना है। तो चलिए कुछ रिएक्शन करके देख लेते हैं। इसमें पहला एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एसिड है HCl, है ना, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसको रिएक्ट कराया जा रहा है किसी मेटल ऑक्साइड से। मान लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, या इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, CuO। ठीक है, CuO। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को CuO से रिएक्ट करा दिए, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड है, CuCl2, साफ साफ लिख देते हैं। ठीक, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सही है। कॉपर 1 है, 1 है, सही है, बैलेंस हो गया। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी कोई एसिड, मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक, और कोई रिएक्शन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं एसिड यही ले ले रहे हैं, और या फिर एसिड आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन कर देते हैं सोडियम ऑक्साइड से Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O, ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, अब क्या बनेगा देखते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बैलेंसिंग देख लेते हैं। सोडियम 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो जब 2 लगाएं तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन प्लस 1 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, एक 4, और इस साइड 6 ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ 2 लगा दें, अगर यहाँ पे हम लोग, चल नहीं रहा है मार्कर, बहुत गड़बड़ है, दूसरा मार्कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन, इधर भी 2 3 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन 2, 2 सोडियम, 2 सोडियम, दैट्स इट।
तो बैलेंस हो गया। ठीक तरह तो इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, अलग अलग मेटल ऑक्साइड से अलग अलग एसिड रिएक्ट करेगा या एक ही एसिड रिएक्ट करे, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो कोई एक दो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप और भी रिएक्शन बना सकते हैं। क्लियर। अब तो ये तो हो गया एसिड का रिएक्शन, तो ये एसिड के केस के लिए था। अब अगर हमको बेस के केस के लिए बोले तो बेस तो ये बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से ही, है ना। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी समझ रहे थे कि मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं वो बेस की तरह काम करते हैं, तो उसी का जस्ट रिवर्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ बेस से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, तो बात यहाँ पे क्या समझनी है, अब नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल कोई लिख दें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों नॉन मेटल है, कोई भी मेटल नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सब जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, कोई भी इसमें मेटल नहीं है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बना है, तो ये सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बेस ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और इसका रिएक्शन करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो एक बेस हो गया, एक नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अब इसमें रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक बेस है ना। तो ये भी एक बेस है, ये एक बेस है और ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम, तो एक बनेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो एक तरह का यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। ये एक सॉल्ट भी है, थोड़ा बेसिक होता है ये सॉल्ट, जैसा कि मैंने बताया था कई तरह के सॉल्ट होते हैं, तो ये एक सॉल्ट है। तो जब हम लोगों ने एक बेस लिया, जिस बेकिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो सोडियम कार्बोनेट बना, Na2CO3 बना, है ना, Na2CO3, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, और वाटर बना। ठीक, अब एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बेस हमारा है, कोई बेस है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह का बेस है। ठीक है, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक तरह का बेस है ना, और इसका रिएक्शन हम लोग CO2 से करा रहे हैं जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इस तरह से जब हम लोग किसी एसिड का मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ इस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। और जब हम लोग बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर भी कुछ सॉल्ट बनते हैं, किसी केस में वाटर बनता है, किसी केस में वाटर नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद तो ये हमारा जो 4 टाइप के रिएक्शन थे एसिड और बेस के, वो कंप्लीट हो गया कि किस किस तरह के रिएक्शन में एसिड और बेस इन्वॉल्व होते हैं और उससे क्या बनता है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस के क्या यूजेस हैं, है ना, एसिड और बेस के क्या यूजेस हैं, यूजेस
एसिड्स। अगर एसिड्स की बात की जाए कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, है ना, फर्टिलाइज़र बनाने में, या डाई बनाने में, या पेंट बनाने में, कई सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। और कहाँ पे एसिड का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा मेटल इंडस्ट्री में होता है, मेटल इंडस्ट्री में, है ना। तो एसिड का बहुत सारा यूज है पॉलीमर बनाने में, पॉलीमर या सिंथेटिक फाइबर बनाने में। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को बनाने में एसिड हमारा यूज होता है। बहुत सारी चीज़ें जिसका मल्टीपल यूज है, जो हम लोग लिख नहीं सकते, इतनी ज़्यादा यूजेस है, मतलब मल्टीपल यूजेस है। अगर बेस का बात किया जाए, यूजेस ऑफ बेस, बेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो बेस इस्तेमाल होता है सोप, डिटर्जेंट, ये सब बनाने में, है ना। जितने भी वॉशिंग वाली चीज़ें हैं वो बनाने में, सोप, डिटर्जेंट, इस तरह की चीज़ों में बनाने में। और कहाँ पे होता है इस्तेमाल इसका, रेयॉन बनाने में। रेयॉन एक तरह का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो आप पिछले क्लासेस में सिंथेटिक फाइबर पढ़े होंगे, अर्लियर क्लासेस में, तो उसमें रेयॉन था। तो रेयॉन जो है सेमी सिंथेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें कॉटन वगैरह भी होता है और कुछ केमिकल भी मिक्स किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिक्स किया जाता है, तो बेस से बना हुआ सिंथेटिक फाइबर है ना। तो इस तरह से बेस के भी कई सारे यूजेस हैं। सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज किया जाता है हमारा बेस। जैसे कि और देखा जाए तो जैसे कि पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, तो उस केस में एंटा एसिड के रूप में एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। तो एंटा एसिड के रूप में किसको यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मोस्टली, और भी बहुत सारे केमिकल को यूज किया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि क्योंकि ये थोड़ा सा वीक बेस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज ए एंटा एसिड। जब पेट में, स्टमक में ज़्यादा एसिड बन जाए तो इसका हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं, ये बहुत सारे मेडिसिन में आता है एंटा एसिड के फॉर्म में, और वो पेट में जाते ही एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और स्टमक में जितना भी एक्स्ट्रा एसिड बना रहता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई बेस है और कोई एसिड है, मिक्स होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वाटर और सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट ईजिली हमारा बॉडी थोड़ा बहुत एब्जॉर्व करेगा, बाकी वेस्ट के रूप में निकाल देगा। तो एंटा एसिड के रूप में बहुत अधिकतर जो मेडिसिन आते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और ये एंटा एसिड में काम आता है, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है। डायरेक्टली भी कभी कभी इसका यूज होता है अगर है अवेलेबल, अदरवाइज ये जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, सिरप अवेलेबल होते हैं एंटा एसिड वाले, एसिडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, उसमें यही मिक्स रहता है। और बेकिंग सोडा, जैसे आप लोग जानते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज होता है ना। बेकिंग इंडस्ट्री जो भी है, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पेस्ट्रीज है, बिस्किट्स हैं, इन सबको बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से एसिड और बेस के बहुत सारे इस्तेमाल है, मल्टीपल बेसेस हैं, मल्टीपल एसिड्स है, और उनका बहुत वास्ट यूजेस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सभी का इस्तेमाल है, अगर इसको सही से इस्तेमाल करें तो सही है, अदरवाइज ये डेंजरस भी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि यूजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें इससे बनती हैं, काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है एसिड और बेस, लेकिन इसको सही से हैंडल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर सही से हैंडल नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आगे वाले
टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि हैंडलिंग कैसे करना चाहिए एसिड या बेस का। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, संख्या उसकी ज़्यादा रहेगी, बहुत सारी, कितनी रहेगी वो काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होंगी। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम रहे, हाइड्रोजन आयन, तो वो वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो काफ़ी हॉट रहता है उसका सोल्यूशन, तो उसको बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। साथ ही साथ एक कोरोसिव होता है। क्या होता है? कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जिस भी सरफेस पे एसिड गिरेगा आप देखते होंगे उस सरफेस को खोदरा कर देता है, एकदम रफ कर देता है, यानी उसको खा जाता है एक तरह से कहें तो, है ना। जैसे जंग लग जाता है तो लोहे की चीज़ें खराब हो जाती हैं, उसका सरफेस टूट फूट जाता है, उसी तरह से एसिड जो होता है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो हाईली कोरोसिव होता है, यानी उस सरफेस को ईट अप कर जाता है, खा जाता है या खुरदरा कर देता है। खुरदरा कर देगा मतलब सरफेस बाय सरफेस उसको डिस्ट्रॉय करते जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमको इस्तेमाल कैसे इसका करना चाहिए? एसिड को हमेशा ही क्या करना चाहिए, ये मान लीजिए हमारा कंटेनर है, 2 कंटेनर है, ये हमारा 2 कंटेनर है ना, कोई बीकर वगैरह है, तो इसमें हमारा है वाटर, ठीक है, ये वाटर है अंदर, और इसमें हमारा है एसिड, ठीक, ये हमारा एसिड है, कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो आप देखेंगे कि अब इसमें मैं ये एसिड में पानी डालूं, है ना, वाटर, या फिर मैं क्या करूं, और वाटर में एसिड डालूं, कौन सा मेथड सही रहेगा बताइए? कंटेनर में ढेर सारा पानी है, उसमें एसिड गिराया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, या फिर कंटेनर में पूरा एसिड भरा है उसमें पानी गिराया जा रहा है, तो ये मेथड गलत होता है। कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत गर्म होता है, एक्सोथर्मिक उसमें रिएक्शन होता रहता है, यानी हीट एनर्जी बनती रहती है बहुत ज़्यादा, और जब पानी गिरेगा तो उसका हीट एनर्जी और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से उबाल आ सकता है, उबाल आता ही है, आ सकता नहीं है। तो जब हम लोग ढेर सारा कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और तेज हो जाता है और पानी और एसिड उबलने लगता है और उसकी चीटें दूर तक पड़ सकती हैं। वो जो ऑपरेट कर रहा होगा उसके चेहरे पर आ जाएगी, उसके हाथ पे आ जाएगी, वो हाथ जल जाएगा। इसीलिए कभी भी एसिड में पानी को नहीं डालते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पानी ढेर सारा ले लेंगे, उसमें एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ताकि वो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगा भी वो धीरे धीरे होगा और वाटर जो है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाएगा और पानी में उबाल नहीं आएगा और कुछ भी इस तरह का डेंजरस चीज़ नहीं होगा। तो ये मेथड सही है और ये गलत है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक, कि हमेशा वाटर में एसिड डाला जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, कभी भी, नेवर भी, बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जो एसिड होगा वो बबल अप हो जाएगा, बॉयल करेगा और उसकी छींटें आसपास पड़ जाएंगी और जो भी रहेगा उसके सामने या इधर उधर वो जल सकता है। सो ऑलवेज ऐड acid drop by drop in the water so that all the exothermic reaction will get absorbed by the water molecules, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें ये तो मेथड नहीं करना है, ऐसे हमको ऑपरेट करना है एसिड को। अब इसके में ध्यान से अगर हम देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, कभी आप करेंगे प्रैक्टिकल, तो पानी लेंगे, उसका टेम्परेचर से टच करेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, है ना। किसी भी कंटेनर या कांच के ग्लास में लेंगे पानी, ठंडा रहेगा उसका टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे डालते जाएंगे, उसको शेक करते जाएंगे, तो क्या होगा, आप टच करेंगे तो लगेगा आपको सोल्यूशन गर्म हो रहा है ना। तो इससे ये क्लियर होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन
करता है, हीट एनर्जी को बाहर निकालता है। इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए, यही मेथड अप्लाई करना चाहिए, यानी पानी में एसिड थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए और शेक करते रहना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एसिड डाल रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स वगैरह इन सारी चीज़ों का सावधानी बरतना है। ग्लव्स भी अगर एसिड गिर जाएगा तो वो उसको भी बॉयल या मेल्ट कर देगा, इसलिए सावधानी यही रहे कि एसिड कहीं भी इधर उधर कहीं भी ना गिरे। ठीक है, सीधे जहाँ पर ड्रॉप करना है वहीं पर एसिड गिरे। ठीक, चलिए तो ये हो गया कि कहाँ पे कौन सा एसिड, किस तरह से एसिड का ऑपरेट करना है। सिमिलरली जो बेस होता है वो भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और जो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही कम हो तो वो बेस वीक बेस कहलाता है। ठीक, और ये सारा रिएक्शन कहाँ होता है, हाइड्रोजन आयन बनना या हाइड्रोक्सिल आयन बनना ये सब वाटर में होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसोसिएशन होता है, एसिड और बेस ब्रेक होते हैं तो उससे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है अलग अलग केस में। एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन निकलता है, बेस के केस में हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हाँ, उसमें एक टर्म आपके बुक में दिया है एल्कली। तो एल्कली के पहले हम लोग समझ लेते हैं, जिस तरह से एसिड को हम लोग बहुत ही केयरफुली हमको ऑपरेट करना चाहिए, यूज करना चाहिए, सिमिलरली बेस को भी हम लोग को बहुत ही केयरफुली ऑपरेट करना चाहिए। अगर कहीं भी हमारे शरीर में, हालांकि बेस उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन कहीं भी कट वगैरह पहले से है, अगर वहाँ पे बेस कांटेक्ट में आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो अंदर तक घाव को बढ़ा देगा। बेस भी क्या होता है, कोरोसिव होता है, ये भी जहाँ जिस सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसको खाने लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। और मोस्टली ये घाव करता नहीं है, लेकिन कहीं भी कटिंग वटिंग, कहीं भी थोड़ा सा भी घाव मिल गया उसको स्किन पे, वहाँ पे गिर गया बेस, तो काफ़ी अंदर तक वो घाव को बढ़ा सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड या वीक बेस हो, सभी को बहुत ही केयरफुली ऑपरेट करना चाहिए। कोई भी कैजुअलिटी या मजाक मस्ती में नहीं इसको ऑपरेट करना चाहिए। ठीक, अब एल्कली की बात मैं कर रहा था। एल्कली मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस। जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं बेस बेस बेस, क्या है, एक बिटर टेस्ट वाला सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम लोग वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। अब बेस सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो बेस पानी में इजीली घुल जाते हैं उनको हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक ना, तो वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कली। ठीक,